नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज के वीडियो में किसान आंदोलन से जुड़े सभी विषयों को समझेंगे, उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। और ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे जीएस 3 जिसमें इकोनॉमी सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी काफ़ी एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ते हैं, तो फार्मर के इश्यूज़ वगैरह के दृष्टिकोण के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि किसान का क्या डिमांड है, और ये इस जो भी आंदोलन हो रहा है उसको किसान आंदोलन 2.0 बोला जा रहा है। और जो 2020-21 में हुआ था किसान 1.0, देखेंगे कि ये आंदोलन पहले वाले आंदोलन से कैसे अलग है, जो डिमांड है वो अभी कैसे चेंज हुआ, किस तरह से डिमांड उसमें किसानों की तरफ से लगातार मांग बढ़ाई जा रही है, और सरकार से क्या बातचीत हो रहा है, सारे इश्यूज को समझेंगे। अभी क्या हुआ कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा लगातार, ये दोनों मुख्य रूप से यही दो संगठन है जो किसानों के आंदोलन को लेकर एक्टिव है अभी। और इन दोनों संगठन के बैनर तले लगभग 250 से अधिक किसान संगठनों ने जो सरकार ने जो उनसे वादा किया था 2020-21 में, वो वादों को याद दिलाना चाह रहा है। और उस याद दिलाने के कॉन्टेक्स्ट में किसानों ने जो आंदोलन, जो संगठन वगैरह सभी किसानों से अपील किया कि आप लोग दिल्ली आइए और दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है। दिल्ली चलो मार्च का एक तरह से अपील किया है सभी किसान भाइयों से। और उनका डिमांड क्या है कि जो सरकार ने हमसे वायदा किया था कि आप लोग अभी आंदोलन को रद्द कर दीजिए, एक कमेटी गठित की गई थी और सारे उनके इश्यूज को समझने की बात या रिजॉल्व करने की बात कही गई थी उस टाइम सरकार के द्वारा। तो किसान को लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि हमारी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और कितना प्रोग्रेस हुआ है, किस तरह से आगे बढ़ रही है सरकार, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उन्हीं सब विषय को एक तरह से सरकार को याद दिलाने के मकसद से ये लोग फिर से आंदोलन कर रहे हैं। और और जैसे ही ये डिमांड हुआ कि दिल्ली चलो मार्च का आह्वान हुआ, दिल्ली चलो मार्च का एक तरह से अपील हुआ, तो लगभग 250 ट्रैक्टर के साथ किसान लोग दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। और देख रहे हैं ये लगातार ट्रैक्टर के साथ ये लोग आ रहे हैं। और सरकार भी इस कोशिश में है कि जो किसान लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए। जो दिल्ली का बॉर्डर है, जो हरियाणा से लग रहा है, जो यूपी से लग रहा है, वहीं पर इनको रोक दिया जाए। तो वहाँ पर देख रहे हैं बैरिकेटिंग वगैरह भी कर रखे हैं सरकार सरकार के द्वारा से ज़बरदस्त तैयारी है। जगह जगह पर कील लगा दिया गया है। कील इसलिए लगा दिया है ताकि ट्रैक्टर के साथ ये लोग आगे ना बढ़ सके और किसान यहाँ से आगे दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश न कर सके, ताकि दिल्ली की जो सुरक्षा है, दिल्ली में जो किसानों का जमवारा है, वो ना बढ़े। ठीक है। तो ये सारा एक तरह से घटना का टाइमलाइन है। हम इस सारे विषय को थोड़ा-सा डीप में जाके समझते हैं कि किसान की डिमांड क्या है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम एमएसपी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एमएसपी एक्चुअली में है क्या? क्योंकि मेन इश्यू, जो मेन डिमांड है किसानों का, वो एमएसपी को लेकर ही है। एमएसपी के संदर्भ में ही है और इसीलिए वो आंदोलित है किसान लोग। तो देखिए, एमएसपी का सीधा-सा मतलब होता है, अगर एमएसपी की बात करें, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम एमएसपी का मतलब होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एमएसपी का सीधा मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए ये डेफिनेशन में जो इसका फुल फॉर्म है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब ये न्यूनतम मूल्य की बात कर रहा है। और ये न्यूनतम मूल्य क्या है कि ये न्यूनतम मूल्य ऐसा मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से उसके फसल को खरीदती है। तो यही यही है एमएसपी। समझ रहे हैं? एमएसपी का सिंपल सा मतलब है कि वह न्यूनतम मूल्य जिस मूल्य पर सरकार किसानों से उसके फसल को खरीदती है, एमएसपी कहलाता है। तो ठीक है। तो ये क्या है? न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार क्या करती है, किसानों से उसके फसल को खरीदती है। सरकार किसानों से फसल को खरीदती है, ये है एमएसपी। ठीक है। मतलब एक लाइन का डेफिनेशन है कि जिस मूल्य पर सरकार किसानों से उसके फसल को, उसके पैदावार को खरीदती है, वह मूल्य एमएसपी कहलाता है। और वर्तमान में एमएसपी का जो फॉर्मूला है, एमएसपी का जो एक तरह से मूल्य है, वो कैसे डिसाइड होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एमएसपी निकालने के लिए पहले ये देखा जाता है कि जो किसान फसल उगा रहे हैं, तो फसल उगाने में उनकी कितनी लागत लगी है, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जैसे चावल पैदावार हो रहा है, चावल की खेती हो रही है, तो चावल को उगाने में कितना खर्च लग रहा है, जो लागत है, लागत को पहले काउंट करेंगे। ठीक है। कितना लागत लगा वो देखना है, फिर प्लस इसका 50%, ये होता है एमएसपी। समझ रहे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, इंग्लिश से बोलेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस इसका 50%, ये होता है एमएसपी। सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई किसान चावल की खेती कर रहा है और 1 केजी चावल को उगाने में मान लीजिए उसको
₹100 खर्च हो रहा है। ये लागत क्या है? ₹100 किसानों को वो चावल 1 केजी चावल को उगाने में ₹100 खर्च हो रहा है। तो एमएसपी क्या होगा? अभी बोला था लागत प्लस 50%, तो ₹100 इसका कॉस्ट है और ₹100 का 50% कितना होगा? लगभग 50। तो ये ₹150 हो गया एमएसपी। यानी ₹150 हो गया एमएसपी, यानी ₹150 पर ही सरकार किसानों से जो चावल की पैदावार किया है किसान ने, वहाँ से खरीदेगी ₹150 में। और किसानों की लागत क्या है? ₹100। एमएसपी कितना है? ₹150, यानी ₹150 में किसान उसको सरकार को बेचेगी। ठीक है? देख रहे हैं एमएसपी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी ₹150 से नीचे नहीं दिया जा सकता है। ₹150 से ऊपर आप ले सकते हैं। अगर किसानों को कहीं पर ₹200 में भी बेचा जा रहा है, अगर ₹200 कोई देने को तैयार है तो 200 में बेच सकता है, कोई ₹250 देने को तैयार है तो 250 में बेच सकता है किसान, 300 में भी बेच सकता है। लेकिन कहीं भी 150 से नीचे में नहीं बेच सकता या नहीं उसको बेचा जा सकता है। क्योंकि एमएसपी जो है वो 150 है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी इससे नीचे मूल्य वो नहीं जा सकता। ठीक है? तो ये एमएसपी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वह मूल्य जिस पर किसान से सरकार उसकी फसल को खरीदती है, और ये न्यूनतम मूल्य है, यानी उस मूल्य से नीचे पर जाके सरकार पैसे नहीं दे सकती है, नहीं खरीद सकती है। यानी एमएसपी से ज़्यादा मूल्य पर खरीद सकती है, लेकिन एमएसपी से नीचे मूल्य पर जाके उसके पैदावार को, प्रोडक्ट को, जो उसका उपज है, जो फसल है, उसको नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है? अब देखिए ये किसान जो आंदोलन 2.0 जिसको बोला जा रहा है, इसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड वही है 2020-21 वाला पर। आपको याद है कि सरकार ने 2020 में 3 कृषि कानून बिल पास किए थे संसद से, जिसमें जब सबसे पहला क्या था, तो पहला ये था कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये 2020 में सरकार ने पहला कानून लाया था, और इस कानून का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य यही था कि जो किसान लोग होता है ना, तो अपने प्रोडक्ट को एमएसपी पर बेचने के लिए उनको मंडी जाना पड़ता है। मंडी का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे देख रहे हैं आप लोग देखे होंगे अपने घर के आसपास, गांव के आसपास एक बहुत बड़ा बाजार मंडी होता है, जहाँ पर गेहूं को बेचा जाता है, जहाँ पर धान को बेचा जाता है, जहाँ पर किसान लोग बड़े-बड़े ट्रक में भर के वहाँ पर मंडी में लेके अपने पैदावार को बेचता है। वहाँ क्यों बेचता है? क्योंकि उसको एमएसपी पर प्राइस मिलता है, एमएसपी दाम मिलता है वहाँ पर उसको। जो प्रोडक्ट है उसका एमएसपी प्राइस मंडी में ही जाके मिलता है, वहीं पर जाके सरकार की तरफ से खरीदारी होता है, वहीं पे जाके बेचा जाता है। तो ये होता है मंडी। तो जो पहला बिल था, उसका उद्देश्य ये था कि पहले ये बाध्यता थी कि सरकार, जो किसान लोग हैं, उसको मंडी में जाके ही प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। लेकिन इस एक्ट के ज़रिए ये बाध्यता खत्म कर दिया, और अब प्रावधान बनाया गया कि किसान अपने प्रोडक्ट को मंडी से बाहर भी बेच सकता है। मंडी से बाहर भी बेच सकता है। ठीक है? ये पहला जो एक्ट था उसका मूल उद्देश्य यही था कि किसान अपने प्रोडक्ट को मंडी में जाके ही क्यों बेचे? अगर मान लीजिए कहीं उनको दाम उचित मिल रहा है, कहीं मंडी से बाहर, जैसे मंडी में ₹150 मिल रहा है चावल का, और मंडी से बाहर किसी और के आदमी या व्यापारी को बेचे, तो वहाँ पर उसको ₹250 मिल रहा है। तो किसान को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को मंडी से बाहर उस व्यक्ति को दे दे। तो ये प्रावधान, ये लचीलापन प्रोवाइड किया था किसानों को। ठीक है? दूसरा जो एक्ट था वो था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इस कानून का जो मूल उद्देश्य क्या था? तो जैसे बहुत सारे किसान क्या है, गरीब है, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड एकड़ नहीं है, खेती नहीं है, तो खेती योग्य ज़मीन नहीं है, तो खेती कैसे करेगा? क्योंकि उनका मूल जो बिजनेस क्या है, किसानी है, खेती ही है। तो अगर ज़मीन नहीं है तो इस वजह से कोई किसान खेती ना कर पाए, इस चीज़ को दूर किया गया था इस एक्ट के ज़रिए, और प्रावधान किया गया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए। मतलब अगर आपके पास छोटा सा ही ज़मीन है और उससे बहुत ज़्यादा लेवल, बहुत बड़े लेवल पर तक खेती नहीं हो सकती, तो आप किसी बिजनेसमैन, किसी उद्योगपति के साथ एक तरह से सांठगांठ कर लीजिए। जो लोकल लेवल पर व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाइए और दोनों आदमी मिल के खेती करिए। कुछ ज़मीन उसका होगा, कुछ ज़मीन आपका होगा, दोनों आदमी मिल के ज़मीन का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आप खेती करिए, उस पर पैदावार ज़्यादा होगा। तो क्या था? ये था कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान को रेगुलेट कर रहा था। इसके लिए ये लाया गया था। ठीक है? और तीसरा है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है? एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020, इस कानून को क्यों लाई थी सरकार? तो इसका भी कुछ प्रावधान है। पहले क्या होता था कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, आटा हो गया आपका, फिर जैसे प्याज हो गया, कुछ भी दलहन हो गया, तेल हो गया, तो ये सबको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में डाल दिया था। इस एक्ट में डाल दिया था, और इस एक्ट में अगर किसी प्रोडक्ट को डाल दिया जाए तो उस प्रोडक्ट की जमाखोरी नहीं हो सकती।
उसको स्टॉक में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं जिसका दाम एक लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मान लीजिए इसमें डालने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर इसमें डाल देंगे तो उस प्रोडक्ट की जमाखोरी नहीं होगी, जमाखोरी नहीं होगी तो उसका जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट में जो सप्लाई है वो लगातार होता रहेगा, तो जो उस प्रोडक्ट का जो दाम है वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यही मूल उद्देश्य था कि जिस प्रोडक्ट को भी, किसी भी प्रोडक्ट को अगर एसेंशियल इस एक्ट में डाल दिया जाता है और उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही एसेंशियल है, तो उस प्रोडक्ट की जमाखोरी नहीं कर सकते। और अगर कोई जमाखोरी कर रहा है तो उसको जेल हो सकता है, सज़ा भी हो सकता है। और जमाखोरी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक में रख लेंगे, जैसे प्याज ही है, प्याज को अगर बहुत ज़्यादा कोई स्टॉक में रख लेता है, अपने घर में रख लेता है, तो उस प्याज का सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा ना। और जब कम हो जाएगा तो प्याज की महंगाई, प्याज का जो दाम है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए सरकार ये कानून लाई थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का ये कानून था। लेकिन इसमें अमेंडमेंट कर दिया 2020 में, संशोधन कर दिया। और संशोधन क्या किया कि जो प्रोडक्ट की जो सूची थी इसमें जो डाला गया था, उसको इस कानून से बाहर कर दिया। यानी अब उस प्रोडक्ट को स्टॉक में रख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को जो इस चीज़ से बाहर है उसको स्टॉक में डाला जा सकता है। ठीक है? तो ये 3 मुख्य कानून था और जिसकी वजह से ये सरकार ने बहुत विरोध किया था। अभी आगे देखेंगे कि सरकार ने जो किसान लोग हैं, किसान लोगों ने क्यों विरोध किया था? किसान लोगों का क्या डिमांड था? तो ठीक है? देखिए, किसान क्यों विरोध किया इस कानून का? उनका मूल डर सबसे पहले यही था। किसानों का डर देखेंगे तो सबसे पहला डर था कि इससे खत्म हो जाएगी एमएसपी की व्यवस्था। एमएसपी की व्यवस्था कैसे खत्म हो जाएगी? तो उनको डर था कि जो पहला एक्ट लाया था, सरकार ने जो लाया था, तो इसमें क्या प्रावधान दिया था कि आपने जो प्रोडक्ट है, जो फसल है, उसको मंडी से बाहर बेचेंगे। तो किसानों को ये डर है कि अगर हम मंडी से बाहर बेचेंगे, बेचने की एक तरह से खुलापन दे दिया है, तो मंडी से बाहर हो सकता है कि हमको एमएसपी रेट ना मिले, एमएसपी पर प्रोडक्ट की खरीदारी ना मिले। तो इससे तो एमएसपी का जो प्रावधान है वही खत्म हो जाएगा, ऐसा भय था। ठीक है? दूसरा पॉइंट ये था कि मंडी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट को मंडी से बाहर बेचेंगे तो एपीएमसी मंडी, जिसको बाजार भी बोला जाता है, वो बाजार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब किसान वगैरह सब मंडी में क्यों जाएगा? बाहर ही बेच देगा। तो ये भी भय था किसानों का। तीसरा डर था कि बिना मंडी कौन खरीदेगा उपज? अगर मंडी, सही में अगर मंडी नहीं रहेगा, मंडी ही खत्म हो जाएगा जैसा किसानों का मानना है, तो प्रोडक्ट को, फसल को मनमाने तरीके से बाहर में लोग खरीदेंगे, तो उनको उचित रेट जो एमएसपी है वो तो नहीं मिलेगा। चौथा था कि कृषि क्षेत्र पर उद्योगपतियों का कब्जा होगा या बढ़ावा मिलेगा। और ये किससे डर मिला इनको? तो जैसे ये दूसरा कानून था, तो इस कानून को क्यों लाया था? इस कानून को लाया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर किसी किसान के पास ज़मीन नहीं है और ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, मान लीजिए पैसा भी नहीं खेती करने के लिए, और तो वो क्या कर सकता है? बड़े-बड़े उद्योगपति या व्यापारी के साथ साँठ-गाँठ कर ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, कॉन्ट्रैक्ट में जाए, अनुबंध खेती करे। और उसमें क्या होगा कि कुछ पैसा उद्योगपति की तरफ से दिया जाएगा और ये लोग, जो किसान लोग हैं, वो ज़मीन देंगे। तो दोनों आदमी मिल के खेती करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से कुछ प्रोडक्ट जो व्यापारी लोग हैं उनको दिया जाएगा और कुछ प्रोडक्ट ये लोग अपने भरण पोषण के लिए रखेंगे। तो दोनों का एक तरह से म्यूचुअल फ़ायदा था। लेकिन किसानों का डर क्या है? कि किसानों का डर ये था कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में जाएँगे बड़े-बड़े उद्योगपति के साथ, तो उद्योगपति के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, उनके पास संसाधन होता है। किसान तो गरीब होते हैं, उनके पास उतने रिसोर्सेज़ कहाँ है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एक तरह से कि जो उद्योगपति लोग हैं वो ज़्यादा हावी हो जाएगा और हमारे ज़मीन पर एक तरह से कब्ज़ा भी कर सकता है। तो ये डर था। देख रहे हैं? तो सबसे लास्ट डर क्या था? कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उद्योगपति हमारी ज़मीन को छीन लेगा, ये भय था इनका। तो देख रहे हैं, मूलतः ये 5 पॉइंट थे जिसकी वजह से किसान लोगों ने इस कानून का विरोध किया था, जो 3 कानून लाए गए थे। लेकिन इसमें सरकार के भी कुछ पक्ष थे। सरकार का क्या मानना था? सरकार ने क्या इस पॉइंट के कॉन्ट्रास्ट में बोला था? तो सरकार का पहला ही पॉइंट था कि एमएसपी इसमें ख़त्म करने का तो बात ही नहीं है, ज़िक्र ही नहीं है। एमएसपी कैसे ख़त्म हो जाएगा? और हम देखे भी कि जो 3 कानून थे उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि एमएसपी की व्यवस्था इससे ख़त्म हो जाएगी या एमएसपी को हम ख़त्म कर देंगे। दूसरा था ये कि मंडियाँ बनी रहेंगी, बिचौलियों से छूटेंगे किसान। सरकार का पॉइंट था कि अगर कोई किसान है, प्रोडक्ट है, जो उनका प्रोडक्ट अगर वो मंडी से बाहर बेचेंगे, तो किसान अपने मनमौजी तरीके से बेचेंगे। हो सकता है अगर उनको उचित दाम मंडी से बाहर मिल रहा है, तो इनको उनकी आज़ादी इतनी होनी चाहिए कि वो मंडी से बाहर ही अपनी फसल को खरीद ले। इससे क्या होगा? तो सरकार का मानना था कि इससे जो मंडी वगैरह सब में जो बिचौलिए होते हैं, जो आपको उचित दाम नहीं देते बल्कि आपसे भी पैसा लेते हैं और जो व्यापारी लोग उससे भी पैसा लेते हैं, इस बिचौलियों से मुक्ति मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट किसान को व्यापारी लोग बाहर मिल जाएगा, तो उससे वो फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट था सरकार की तरफ से कि मंडी में उपज उपज को बेचना, जो मंडी में जो फसल बेचना है, वो कहीं बाध्यता है ही नहीं। पहले बाध्यता थी कि मंडी में ही बेचना होगा, तभी आपको एमएसपी रेट मिलेगा। लेकिन अब वो बाध्यता खत्म कर दिया, तो सरकार का कहना था कि अगर ये बाध्यता खत्म हुआ है, तो किसान को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना कि आप जहाँ आपको उचित रेट मिल रहा है, वहाँ बेचिए। अगला पॉइंट था कि फसल बुआई पर ही भाव की गारंटी, किसान तोड़ सकेगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब किसानों का डर था कि उद्योगपति हावी हो जाएगा, हमारे ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो सरकार का मानना था कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं
कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसान को लगता है कि हमारे साथ एक तरह से भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारा हमारे इश्यूज़ को नहीं सुना जा रहा है, तो ये प्रोविज़न था कि किसान अपने मनमौजी तरीके से वहाँ से उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी आ सकता है। ठीक है? और सरकार ने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ़ केवल जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट खेती दोनों आदमी मिल के करेंगे। जो व्यापारी लोगों को पैसा लगाएगा और किसान की ज़मीन होगी, किसान उसको उपजाएगा। लेकिन जब फसल उपजेगा तो केवल फसल पर ही व्यापारी का अधिकार होगा, ज़मीन पर अधिकार नहीं होगा। तो ज़मीन कैसे कब्जा कर लेगा व्यापारी लोग? ये तो गलत पॉइंट है, गलत संदेश जा रहा है। तो सरकार का यही मानना था कि सिर्फ उपज खरीद पर ही व्यापारी का अधिकार होगा, ज़मीन पर तो कोई लेना देना ही नहीं, ज़मीन खरीद फरोख्त की तो बात ही नहीं हो रही है। तो हम समझ लिए, देख रहे हैं किसान की ये इश्यूज थे और उस चीज़ के कॉन्ट्रास्ट में उनको विरोध में सरकार ने अपने ये पक्ष रखा था। लेकिन अल्टीमेटली दोनों पॉइंट पर सहमति नहीं बन पाई। सरकार से बातचीत लगातार होने के बाद भी किसान इस बात पर राजी नहीं हुआ कि चलो जो कृषि कानून लाया गया है उसको पास करा दिया जाए, उस पर सहमति बनाया जाए। अंत में मजबूर होके लगभग नवंबर 2021 में ही सरकार को तीनों कानून को वापस लेना पड़ा, तीनों कानून को रद्द करना पड़ा। ठीक। और उस टाइम सरकार ने वादा किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे एमएसपी पर, एक कमेटी बनाएंगे, क्योंकि किसानों का क्या डिमांड था कि एमएसपी को एक तरह से आगे हम देखेंगे। और उस समय भी ये डिमांड था कि एमएसपी को एक तरह से कानूनी लीगल एक तरह से दर्जा दिया जाए, कानूनी मान्यता दिया जाए। तो चूंकि उस टाइम नहीं बन पाया था बात, तो सरकार ने ये कानून, तीनों कानून को रद्द करके ये वादा किया था कि हम कमेटी बनाएंगे और एमएसपी पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको कानूनी दर्जा कैसे मिलेगा, इस पर बातचीत होगा, विचार विमर्श होगा। उस समिति को सरकार ने वादा के अनुरूप जुलाई 2022 में ही गठित कर दिया। लेकिन जुलाई 2022 में गठित करने के बाद भी लगभग 2 साल होने जा रहा है और ये 24 फरवरी 2024 होने जा रहा है। अभी तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट ही सबमिट नहीं किया है, कोई रिपोर्ट ही नहीं किया। क्या प्रोग्रेस है, नहीं है, किसानों को कितना बताया जाए, किसानों से बातचीत होने के बाद भी कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सब कोई चर्चा में ही नहीं है, कोई प्रोग्रेस दिख ही नहीं रहा है। इसलिए किसान लोग फिर से आंदोलित है, फिर से अपना डिमांड वगैरह वो कर रहे हैं। जब कृषि कानून रद्द हुआ था तो उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी आया था कि हम भरपूर प्रयास करने के बावजूद हम कुछ किसानों को इन कृषि कानून के बारे में समझा नहीं पाए, और इसीलिए वो भावुक भी हो गए थे और उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की वो बात की है उस टाइम। तो ये विषय उस टाइम का है। ठीक है। अब हम देखते हैं तो ये पूरा बैकग्राउंड था जो अभी कृषि जो किसान आंदोलन 2.0 हो रहा है, ये उसका बैकग्राउंड था। और बैकग्राउंड क्या था कि 2020-21 में जो 3 कानून लाए थे सरकार ने, उनके कॉन्टेक्स्ट में उसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। और उस टाइम सरकार ने किसान से जो वादे किए थे वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उनके उनके प्रोग्रेस में क्या डेवलपमेंट है उसको लेकर भी कुछ क्लियरिटी नहीं है, इसलिए किसान लोग फिर से आंदोलन किया। लेकिन अभी जो आंदोलन कर रहा है उसमें किसानों के कुछ नए डिमांड्स भी है। तो हम किसान की डिमांड को समझते हैं कि किसान अभी जो आंदोलन है वो डिमांड मुख्य क्या है, क्या-क्या उसके प्रोविज़न है और क्या डिमांड सरकार से वो कर रहे हैं। देखिए, जो अभी किसान आंदोलित है उसका सबसे पहला डिमांड तो यही है कि जो एमएसपी की जो व्यवस्था है, एमएसपी को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए। प्रदान किया जाए। और बोला कि ना कानूनी दर्जा एमएसपी को केवल कानूनी दर्जा प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में उसमें एमएसपी पर जो स्वामीनाथन समिति गठित किया गया था तो उसका जो सुझाव है उसको भी लागू कर दिया जाए। ठीक है। साथ ही स्वामीनाथन समिति के सुझावों को भी लागू किया जाए। ठीक है। देख रहे हैं, पहला पॉइंट जो डिमांड है जो किसानों की तरफ से वो यही है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए और साथ में एमएसपी पर जो स्वामीनाथन समिति का जो सुझाव था उस सुझाव को भी सरकार लागू करे। ये 2 डिमांड है मुख्य रूप से। अब हम देखते हैं कि एमएसपी पर कानूनी दर्जा का मतलब क्या है। देखिए, एमएसपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपको मैं बताता हूँ। देखो, यह है एमएसपी। किसान की तरफ से पहला डिमांड क्या है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा किया जाए। ठीक है। और दूसरा एमएसपी से रिलेटेड क्या है कि स्वामीनाथन जो समिति है उस सुझावों को लागू करे सरकार। ठीक है। ये 2 डिमांड है एमएसपी के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम समझते हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जे का मतलब क्या है। अभी देखिए, सरकार हर साल कुछ फसलों को लेकर एमएसपी जारी करती है कि चावल का
एमएसपी इस साल ये रहेगा। और एमएसपी हम समझा चुके हैं आपको कि एमएसपी का मतलब क्या है कि जिस न्यूनतम रेट पर सरकार किसानों से उसका फसल खरीदेगी, वो रेट होता है एमएसपी। और एमएसपी कैसे निकालते हैं? लागत प्लस 50%। तो जितना लागत है उसका 50% ऐड करके एमएसपी निकाला जाता है। लेकिन ये व्यवस्था परंपरा के तौर पर चला रहा है, सरकार हर साल घोषणा करती है और एमएसपी पर प्रोडक्ट को खरीदारी फरोख्त वगैरह होता रहता है। लेकिन एमएसपी की व्यवस्था लाने के बावजूद शांता कुमार समिति जो एक गठित की गई थी, उनका रिपोर्ट है कि एमएसपी व्यवस्था लागू होने के बाद भी केवल 6% किसान ही एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को बेच पाता है। लगभग 94% किसानों को एमएसपी का फायदा ही नहीं मिलता। एमएसपी पर वो दाम अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाता है। ठीक है। तो लेकिन इसीलिए किसानों की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि कानूनी दर्जा प्रदान कर दीजिए एमएसपी को। और कानूनी दर्जा प्रदान कर देंगे तो सरकार को ये बाध्यता हो जाएगी, सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि प्रोडक्ट को एमएसपी पर खरीदे। तो सभी किसानों को इससे फायदा होगा। और अगर सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदती तो सरकार के खिलाफ केस भी किया जा सकता है, सरकार के खिलाफ आरोप भी चला जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि एक कानूनी बाध्यता हो जाएगा, लीगल दर्जा हो जाएगा एमएसपी को। सरकार को खरीदना ही पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है। तो ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सरकार अगर कानूनी दर्जा मिल जाएगा तो सरकार एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगा। सरकार को खरीदना ही पड़ेगा एमएसपी पर। क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि एमएसपी व्यवस्था होने के बाद भी देख रहे हैं, अगर कानूनी दर्जा उसको नहीं है तो एमएसपी व्यवस्था तो पहले से ही चला रहा है। लेकिन एमएसपी की व्यवस्था होने के बाद भी केवल 6% किसान को ही एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहा है या उसको फायदा मिल रहा है। 94% किसान अभी भी एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहा है। लेकिन कानूनी दर्जा मिलेगा तो वो 94% किसान जो बचे हुए हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को सरकार को बेच पाएगा, क्योंकि वो फिर कानूनी दर्जा के तहत से वो किसानों का राइट्स हो जाएगा कि आपको एमएसपी पर प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा? सभी किसानों को फायदा होगा, सभी किसानों को फायदा होगा। तो पहला डिमांड तो यही है कि कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए। और दूसरा है कि स्वामीनाथन समिति के सुझाव लागू कर किया जाए। स्वामीनाथन समिति का सुझाव क्या है एमएसपी पर, उसको समझते हैं। इसे देखिए, स्वामीनाथन देखिए स्वामीनाथन समिति जो है वो जब यूपीए की सरकार थी 2004 में, तो स्वामीनाथन समिति 2004 में गठित की गई थी, कांग्रेस की सरकार, जो जिसको यूपीए की सरकार भी बोलते हैं। और उस टाइम गठित की गई थी। तो गठित क्यों किया गया था? तो किसानों से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको देखना था इस कमेटी को। लेकिन इस कमेटी ने 2006 में रिकमेंडेशन दिया, और रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ये भी था कि एमएसपी पर भी इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया। और बोला कि एमएसपी की जो व्यवस्था है ना, एमएसपी जो लागू सरकार करती है, जो घोषणा करती है, उसके लिए वो फार्मूला क्या सुझाया? तो फार्मूला सुझाया कि C2 प्लस 50%, यानी एमएसपी का दाम C2 प्लस 50% होना चाहिए। अब हम देखते हैं C2 प्लस 50% क्या है। तो देखिए, पहले आपको थोड़ा सा एमएसपी के फार्मूला को आपको समझना होगा। देखिए, एमएसपी क्या है? आपको बोला था कि लागत प्लस 50% है एमएसपी। ये फार्मूला है कि लागत प्लस 50%। लेकिन एमएसपी को लेकर मेन डिबेट्स ये है कि जो ये लागत है ना, आप लागत कैसे काउंट कर रहे हैं, किसानों को क्या खर्चा हुआ, कितना उसको इनपुट्स लगा किसी फसल को उगाने में, वो लागत आप लागत जो काउंट कर रहे हैं उनमें किन किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। और लागत को काउंट करने के लिए 3 फार्मूला अभी वर्तमान में इंडिया में प्रचलित है। पहला है एक ए टू फार्मूला बोलते हैं, दूसरा है A2 प्लस FL, और तीसरा है फार्मूला C2। देखिए, तो फसल की जो लागत है, फसल की लागत को काउंट करने के लिए जो फार्मूला है A2, तो A2 में कौन कौन शामिल होता है? तो A2 में जो अगर आपको किसी फसल की पैदावार की लागत को काउंट करना है तो उसमें देखा जाता है कि पहले आप देखिए कि बीज में कितना खर्च हुआ। जैसे चावल की खेती कर रहे हैं तो चावल तो रोपना पड़ेगा ना, उसको छिड़कना पड़ेगा खेती में। तो चावल खरीदने में जो सीड्स है, जो बीज है, उसको खरीदने में कितना खर्च हुआ। फिर दूसरा देखते हैं कि उस सिंचाई सिंचाई पर कितना खर्च हुआ। तीसरा देखेंगे कि जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र पर कितना खर्च हुआ। फिर मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, किसान खेती कर रहा है, तो अकेले तो नहीं करेगा, उसको कुछ लेबर भी रखना पड़ेगा, तो इसमें लेबर चार्ज भी देखना होगा। लेबर का कॉस्ट भी इसमें शामिल होता है। यानी एक प्रोडक्ट को उगाने में, एक फसल को उगाने में जितना भी नगद कैश जो खर्च हो रहा है किसानों की तरफ से, वो काउंट होता है A2 लागत निकालने में, यानी A2 फार्मूला में।
ठीक है, तो ये हो गया A2। मतलब जितना भी किसान खर्च कर रहा है कैश के तौर पर अपने फसल को उगाने में, तो उस सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो लागत निकलेगा वो लागत होता है A2। लेकिन दूसरा फॉर्मूला है A2 प्लस FL। तो उसमें देख रहे हैं, इसमें A2 तो है ही लेकिन प्लस FL है, यानी जितना कैश खर्च हो रहा है वो तो है ही, प्लस FL। FL क्या है? तो FL है फैमिली लेबर। अब जैसे कोई किसान है, मान लीजिए किसान का कोई परिवार है, वो खेती कर रहा है, तो खेती कर रहा है तो उसको इतना तो खर्च हो ही रहा है, उसमें बीज पर खर्च हो रहा है, सिंचाई पर खर्च हो रहा है, बिजली पर खर्च हो रहा है, जो लेबर वहाँ पर काम करे उस पर खर्च हो रहा है, और भी चीज़ें हैं जिसमें उस पर जुड़ता है। लेकिन जिसमें FL है, FL मतलब फैमिली लेबर है, तो एफएल में ये काउंट किया जाता है कि जो किसान लोग हैं तो उसका परिवार भी तो उसमें इन्वॉल्व है, वो भी तो काम कर रहा है, तो उसका भी तो लेबर चार्ज इसमें जुड़ना चाहिए। मान लीजिए किसान अपना खेती कर रहा है तो फ्री में कर रहा है, लेकिन वही किसान अगर कहीं और जाके सर्विस देता तो उसको लेबर चार्ज तो मिलता, जो मजदूरी दर है उसको मजदूरी मिलता, एक दिन की कमाई मिलती। लेकिन अगर वो अपना काम कर रहा है तो एक दिन की कमाई तो उसकी चली गई ना, तो एक दिन की कमाई उसको अपने कमाई में अपने खेती में उसको ऐड करना होगा। तो A2 प्लस FL में इसमें देखा जाता है ये कॉस्ट तो रहेगा ही, और इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? A2 प्लस इसमें और भी एक चीज़ ऐड होगा फैमिली लेबर। मतलब जो परिवार के लोग किसान जो खेती कर रहे हैं उसमें उनका भी मजदूरी देना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, ये था दूसरा फार्मूला फैमिली लेबर। लेकिन जो तीसरा फार्मूला है C2 थोड़ा सा इससे एक कदम आगे है। और C2 क्या है कि इसमें A2 तो रहेगा ही, जितना कॉस्ट हुआ खर्च हुआ वो भी तो रहेगा ही, इसमें फैमिली लेबर भी इसमें इसमें भी रहेगा फैमिली लेबर इसमें। लेकिन एक चीज़ और ऐड होता है वो है रेंट। ये तीनों मिल के बनता है C2। और ये रेंट क्या है? तो देखिए A2 प्लस FL तो आप समझ ही लिए, A2 है कि जो इनपुट कॉस्ट है बीज पर, सिंचाई पर, फर्टिलाइजर पर, जो लेबर चार्ज है उस पर। और FL क्या है? FL ये है कि अगर कोई अपना जो खेती कर रहा है किसान, तो उसमें उनका भी तो एक तरह से श्रम जा रहा है, वो खुद भी तो इन्वॉल्व है, तो उनका भी तो लेबर चार्ज ऐड होना चाहिए, तो वो लेबर चार्ज है। तीसरा है रेंट। रेंट क्या है? जैसे मान लीजिए किसान खेती कर रहा है, तो खेती तो लैंड पर है, तो चलिए उसका लैंड अपना है, तो अपना लैंड है तो उस पर रेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन किसी किसान के पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है, तो वो रेंट पर लेकर खेती कर रहा है, तो उसको किसान को उस फसल के उगाने में भूमि का किराया भी तो देना पड़ रहा है किसी थर्ड पर्सन को, क्योंकि किसी तीसरे आदमी से वो भूमि लिया है और उस प्रोडक्ट को उपजा रहा है। तो C2 वाला जो फार्मूला है उसमें रिकमेंडेशन ये है कि इसमें रेंट भी जोड़ा जाएगा। अगर भूमि उनका अपना है तब भी, भूमि अगर वो रेंट पर ले रहा है तब भी, दोनों चीज़ इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्रहेंसिव हो जाता है, ज़्यादा व्यापक हो जाता है, और इसमें किसानों को फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें किसान का जो फैमिली लेबर है, जो उनका अपना मजदूरी है वो भी शामिल हो जा रहा है, और अपना ज़मीन है उसके बावजूद भी वो किसानों का जो लैंड है, लैंड का जो कि रेंट है, रेंट उसमें उसको मिल रहा है। रेंट देने का कॉन्सेप्ट यही है कि चूंकि अपना ज़मीन है तो रेंट ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो रेंट पर लेकर भूमि को उस पर खेती करते हैं, और जब उनका पैदावार जो होगा, जो फसल होगा, उसमें जो कॉस्ट अगर देखेंगे, उसकी लागत देखेंगे, तो उसमें तो उस भूमि का रेंट भी तो उसमें ऐड करना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि आपको भूमि का रेंट ऐड करना ही होगा, चाहे किसान की अपनी भूमि हो या किसान किसी रेंट पर लेकर खेती कर रहा है। ठीक है, ये कम्प्रहेंसिव है। और स्वामीनाथन समिति ने ये रिकमेंड किया था कि जब आप किसानों की MSP देने के लिए लागत जो काउंट कर रहे हैं ना, तो लागत में C2 को ऐड करिए। यानी स्वामीनाथन आयोग ने क्या रिकमेंड किया था? MSP जो काउंट कर रहे हैं तो उसमें जो लागत 50% है, ये लागत में आपको C2 को ऐड करना है, C2 प्लस 50%। ठीक है, C2 को अगर ऐड करेंगे तो किसानों को ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि किसानों के सभी खर्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है और फसल की लागत ज़्यादा व्यापक हो जा रहा है, तो किसान को ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। तो स्वामीनाथन आयोग ने यही रिकमेंड किया था कि लागत में C2 को शामिल कीजिए। लेकिन वर्तमान में सरकार जो है वो लागत काउंट करने के लिए A2 प्लस FL फार्मूला को यूज करती है, C2 को नहीं मानती है। और किसानों का यही विरोध है कि आप अगर MSP दे रहे हैं तो MSP में जो फार्मूला यूज कर रहे हैं आप, वो C2 प्लस 50 करिए। लेकिन सरकार क्या यूज करती है? सरकार यूज करती है A2 प्लस FL प्लस 50%। यानी ये लागत काउंट करती है A2 प्लस FL। और सरकार का विरोध इसी मुद्दे पर है कि A2 प्लस FL नहीं, C2 फार्मूला को आप लेके आगे बढ़िए और हमारी डिमांड को पूरा करिए। क्योंकि स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में ही रिकमेंड किया था, सुझाव दिया था कि MSP काउंट करने के लिए C2 जो लागत है, C2 फार्मूला को यूज करिए आप। ठीक है, तो ये था पहला उनका डिमांड।
कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, साथ में स्वामीनाथन आयोग के सुझावों को भी लागू कर दिया जाए। हमने डिटेल में समझ लिया कानूनी दर्जा देने से क्या फ़ायदा होगा और स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश क्या है। अगला उनका जो डिमांड है, डिमांड यही है कि जो किसान है और तथा मजदूर जो है, उनके ऊपर जो कर्ज है ना, उन कर्ज को माफ़ कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। अगला डिमांड यही कि किसान और मजदूर का के ऊपर जो कर्ज है, उसको कर्ज को माफ़ कर दिया जाए। तीसरा डिमांड ये है कि किसानों को पेंशन दिया जाए। पेंशन दिया जाए। अब किसान लोगों का क्या डिमांड है कि चूँकि किसान करने के जो खेती करने के लिए बहुत श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन 50-60 उम्र के बाद आदमी, एक आम इंसान खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग उसका बॉडी में ताकत क्षमता नहीं रहता है। तो खेत जब तक शरीर में जान है तब तक खेती कर रहा है, लेकिन जब वो बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा में उसका भरण पोषण कैसे होगा, तब तो वो खेती नहीं कर पाएगा। तो किसानों का डिमांड है कि आप कुछ पेंशन दीजिए, ताकि बुढ़ापे में, वृद्ध में वो अपना भरण पोषण आसानी से कर सके। ठीक है, ये है। अगला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है सरकार किसान की तरफ से, कि किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये एक विश्व व्यापार संगठन भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में कैसे व्यापार होगा उसको रेगुलेट करती है, उसको देखती है, उसके लिए नियम कानून बनाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत भी पार्टिसिपेटेड है, भारत भी एक सदस्य है उसका। तो डब्ल्यूटीओ का एक रिजीम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता। ओके, इसको मैं दूसरे स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगला डिमांड क्या है कि जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन भी बोलते हैं, इसमें भारत भी एक सदस्य है। डब्ल्यूटीओ का एक रिजीम है, एक एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता बोला जाता है। मुक्त व्यापार समझौता, जैसे कि नाम से ही एक है, नाम से स्पष्ट है कि मुक्त व्यापार है, यानी किसी भारत और किसी और देश के बीच जो व्यापार हो रहा है वो मुक्त तौर पर हो, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध ना हो। तो ये एग्रीमेंट है, भारत इसका भी पार्टिसिपेट, मतलब इसका एक सदस्य है। किसानों का ये डिमांड है कि सरकार, भारत सरकार डब्ल्यूटीओ के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इससे इसको छोड़ दे, इससे बाहर आ जाए। बाहर क्यों आ जाए, तो किसानों का ये मानना है कि इस एग्रीमेंट से क्या हो रहा है कि जो विदेशों का जो प्रोडक्ट है, विदेशों में जो खेती होता है, उसका जो एक अनाज है, जो खाद्यान्न वस्तु है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से बिना रिस्ट्रिक्शन के भारत में आ जाता है। और चूंकि उनका प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता होता है, तो इंडिया के लोग, जो भारत के लोग हैं, क्या करते हैं, वो विदेशों के सामान को ज़्यादा खरीदते हैं। और जो देश में जो किसान पैदावार करते हैं, उनके प्रोडक्ट उनके कंपैरिजन में थोड़ा महंगा होता है, तो लोग उनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है। इसलिए अपने देश के जो किसान हैं, उनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते लोग, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, इसलिए इनको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगला डिमांड यही है कि सरकार इस एग्रीमेंट से ही बाहर आ जाए, ताकि बाहर का जो वस्तु है, जो विदेशों का जो प्रोडक्ट है, वो इंडिया में आए ही नहीं। और इंडिया में नहीं आएगा तो लोग मजबूर होकर भारत के किसानों का ही सामान या उनका पैदावार या उनका फसल खरीदेगा। तो अगला पॉइंट यही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसान का ये डिमांड है कि बिजली संशोधन बिल सरकार 2020 में लाई थी, और बिजली संशोधन बिल लाई थी तो वो, उसमें बहुत सारा रिकमेंडेशन था, उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। लेकिन किसान का डिमांड है कि इस बिल को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि किसानों को लग रहा है कि इस बिल की वजह से जो खेती करने में उनको जो मुफ्त बिजली, जो फ्री बिजली मिलता है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यही है कि बिजली संशोधन बिल को रद्द कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी क्या हो रहा है कि मजदूर को, जो किसान वगैरह खेती करते हैं, लेकिन कुछ टाइम वो मनरेगा में मजदूरी भी करते हैं, मनरेगा में काम भी करते हैं। और मनरेगा क्या है कि अगर आप मनरेगा तो सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है, और उस कदम में क्या होता है कि अगर आप फ्री टाइम बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो सरकार आपको रोजगार देगी। रोजगार क्या देगी, तो पूरे एक साल में कम से कम 100 दिन आप सरकार आपको रोजगार देगी। 100 दिन आप सरकार के लिए काम कर सकते हैं, और सरकार प्रतिदिन के हिसाब से आपको लगभग 350 रुपया देगी।
लेकिन किसान कह रहे हैं कि आप जो 100 दिन काम देते हैं ना, 100 दिन को बढ़ा के 200 रुपया कर दीजिए और 350 रुपया जो मजदूरी दे रहे हैं उसको बढ़ा के लगभग 700 रुपया कर दीजिए। ये डिमांड है इनका। डिमांड है, डिमांड है कि जो कार्य दिवस है 100 दिन का उसको बढ़ा के 200 कर दीजिए और जो मजदूरी आप दे रहे हैं 350 रुपया उसको बढ़ा के 700 रुपया कर दीजिए। ये अगला डिमांड है। नेक्स्ट डिमांड ये है कि आपको पता है कि 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था, तो उससे बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो गई थी। तो उनका डिमांड है कि जो जिन किसानों की मृत्यु हो गई थी, उनको मुआवज़ा दिया जाए और मुआवज़ा देने के साथ-साथ उनके फैमिली के किसी एक मेंबर को रोज़गार भी दिया जाए। मुआवज़ा के साथ-साथ रोज़गार भी दिया जाए। देख रहे हैं? तो ये मूल रूप से कुछ 7-8 माँग है, जिसको लेकर किसान लगातार संघर्षरत है, आंदोलित है और सरकार से लगातार बातचीत हो रहा है। अब देखते हैं किस पॉइंट पे सरकार सहमति होता है कि नहीं। थोड़ा-सा हम इसको ना, अब तो जो ज़ोनल इश्यू तो जो अदर डिमांड थे सभी को देख लिए। लेकिन जो मेन रूप से विरोध किस पर है? एमएसपी पर है। तो थोड़ा-सा हम आगे देखते हैं कि एमएसपी की गारंटी सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? एमएसपी जो कानूनी दर्जा जो डिमांड कर रहे हैं, वो कानूनी दर्जा सरकार की तरफ से क्यों नहीं मिल रहा है उनको? उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा बात करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि सरकार की आखिरकार मजबूरी क्या है? देखिए, एमएसपी मैंने आपको बता रखा है कि एमएसपी क्या है? वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से उसकी फसल को खरीदता है या उसको क्रय करता है। और खरीदता तब है जब बाजार मूल्य अगर एमएसपी से नीचे चला जाता है, तो सरकार की ये बाध्यता है कि सरकार उसको खरीदे। ठीक है? और देखिए, एमएसपी की घोषणा जो है ना, कौन करता है? एमएसपी की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसको सीपीबी करती है। सरकार का एक बॉडी है, वो घोषणा करती है। इसके सिफारिश पर ही सरकार इसको घोषणा करती है एमएसपी। एमएसपी के लिए सिफारिश जो करता है कि एमएसपी इस साल के लिए इतना होना चाहिए, वो सिफारिश करता है सीएसीपी, जिसको बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसी के सिफारिश पर सरकार हर साल, केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा करती है कि इस बार चावल के लिए एमएसपी इतना होना चाहिए, गेहूँ के लिए इतना होना चाहिए। और लगभग अभी वर्तमान में जो एक तरह से प्रावधान है, उसके तहत लगभग 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है हर साल। कि भाई इस साल चावल के लिए इतना एमएसपी होगा, गेहूँ के लिए इतना एमएसपी होना चाहिए, दाल के लिए इतना एमएसपी होना चाहिए और गेहूँ के लिए इतना एमएसपी होना चाहिए। जितने भी 23 फसल है, हर साल 23 फसलों के लिए सरकार एमएसपी घोषित करती है। और घोषित तब कब करती है? जब जब किसान बोना शुरू करते हैं, उससे पहले घोषित करना पड़ता है। ये प्रावधान है, ये परंपरा है, ताकि जब फसल हो उसका उचित मूल्य उसको पहले से ही दिमाग में रहे कि मेरे को इस बार इतना पैसा मिलेगा, इसीलिए उसी हिसाब से मैं कितना उपजाऊँ, कितना एक तरह से खेती करूँ। ठीक है? अभी आपको पता है कि एमएसपी के लिए कानूनी आधार नहीं है। अभी वर्तमान में इसका कोई वैधानिक या कानूनी समर्थन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एमएसपी देने के लिए सरकार कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। मतलब सरकार की मर्ज़ी है, खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। और हम पिछले स्लाइड में देखे थे कि अभी वर्तमान में केवल 6% किसान ही एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को बेच पाती है। बाकी लगभग 94% किसान को एमएसपी का फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। अब इसी का अगला मतलब क्या है कि किसान अगर कानूनी दर्जा नहीं है, तो किसान अपने अधिकार के तौर पर, मतलब किसान ये नहीं बोल सकता है कि एमएसपी पर आपको खरीदना ही होगा क्योंकि हमारा ये राइट्स है, कानूनी दर्जा है ही नहीं। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि आपका अधिकार है? जब कानूनी दर्जा मिल जाएगा तब आप बोल सकते हैं कि ये मेरा राइट्स है, अधिकार है, आपको खरीदना ही होगा। ठीक है? अब हम देखते हैं कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था है, एमएसपी का जो कानूनी दर्जा है, वो कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या कारण है? सरकार की आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? उस मजबूरी को देखते हैं। सबसे पहला मजबूरी है सरकार का, अगर सरकार सभी किसानों को, किसान के सभी फसलों को देने लगे, तो सरकार का एक तरह से वित्तीय खर्च, जो राजस्व खर्च बोलते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी देख रहे हैं केवल 6% ही किसानों को एमएसपी पर दाम मिलता है, यानी 6% किसानों से ही सरकार एमएसपी पर प्रोडक्ट को खरीदता है। लगभग 90% किसान अभी भी नहीं बेच पाता है। लेकिन एमएसपी क्या है? एमएसपी लागत प्लस 50%, तो उसका मूल्य जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसी मूल्य पर सरकार खरीदने लगे अपने प्रोडक्ट को, तो सरकार का जो खर्च है, जो वित्तीय राजस्व है, राजस्व बोझ, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। सरकार के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? तो अगला पॉइंट यही है कि सरकार का वित्तीय खर्च बहुत बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सारा प्रोडक्ट सरकार खरीद लेगा, किसानों की सभी फसल को खरीद लेगा, तो उस फसल को प्रबंधन कैसे करेगा? मैनेजमेंट कैसे करेगा? अभी देख रहे हैं कि हर साल जैसे सरकार जो एमएसपी पर प्रोडक्ट खरीदती है, तो सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको एफसीआई भी बोलते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही ये सारे फसल को खरीदती है और अपने गोदाम में रखती है। लेकिन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोदाम सब है, देखना वहाँ पर अनाज वगैरह सब कैसे रखा जा रहा है? ये सड़ रहा है, यहाँ पर बीच में नाली क्रॉस रहा है
और यहाँ प्रोडक्ट रखा हुआ है, फंस रखा हुआ है। मतलब हर साल लगभग लाखों टन गेहूँ, चावल इसी तरह सड़ के बर्बाद हो जाता है। और सरकार बर्बाद क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास गोदाम नहीं है, रखने के लिए स्टोरेज नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगला इशू यही है कि खदान रखने का प्रबंधन नहीं है, खदान रखने की व्यवस्था अभाव है। सरकार के पास इतना सुविधा है ही नहीं कि सभी जो फसल खरीद कर उसको एक जगह या कहीं और जगह रख सके। रखे भी तो इस तरह से हो जाता है, सड़ने लगता है, उसकी देखरेख ठीक से नहीं हो पाती है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि इससे अगर एमएसपी हम देने लगे तो फसलों की महंगाई बढ़ जाएगी। ऑलरेडी अगर मान लीजिए जो रेट चल रहा है उससे रेट थोड़ा ज़्यादा ही होता है एमएसपी का। अगर एमएसपी पर ही प्रोडक्ट किसान बेचने लगे तो उस फसल की दाम भी तो बढ़ जाएगा, महंगाई भी तो बढ़ेगा। तो महंगाई भी बढ़ने का डर है। और महंगाई बढ़ेगा तो जो व्यापारी लोग हैं उसको क्या होगा? महंगा मिलेगा, तो व्यापारी लोगों पर भी तो प्रभाव होगा। व्यापारी लोगों पर भी प्रभाव हो सकता है। देख रहे हैं, व्यापारी लोगों को भी प्रभावित करेगा, उनका बिजनेस एक तरह से ठप पड़ेगा, बिजनेस में फायदा कम होगा। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हो जाता है कि अगर चूंकि एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो वो प्रोडक्ट क्या होते हैं किसानों से खरीदती है जो उनकी फसल है, और फसल को खरीद के वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचती है। लेकिन अगर एमएसपी और प्रोडक्ट को खरीदने लगे तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? महंगा मिलेगा। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेगा तो इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको एक तरह से जो फसल है वो बिकेगा ही नहीं, बिक्री प्रभावित होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एफसीआई के फसलों पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होगा। मतलब एफसीआई अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाएगा, वहाँ एक तरह से महंगा मिलेगा। नेक्स्ट प्रवृत्ति ये है कि किसानों के लिए भी भेदभाव मूलक हो जाएगा ये एमएसपी की व्यवस्था। अगर एमएसपी को हम कानूनी दर्जा दे देंगे तो किसानों के लिए भी भेदभाव हो जाएगा। भेदभाव कैसे है? तो देखिए, किसान क्या होता है, एक किसान हर साल अपने जो उसका ज़मीन का जो प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से वो फसल की पैदावार करता है। कोई किसान गेहूँ उपजाता है, कोई किसान दाल उपजाता है, कोई किसान आलू उपजाता है, तो कोई सब्जी वगैरह फल फूल उगाता है। लेकिन मान लीजिए एमएसपी कुछ ही फसलों को मिलता है। तो अब क्या क्या होगा? अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा मिल जाएगा तो जिस फसल पर एमएसपी मिलता है सभी किसान कोशिश करेगा कि हम वही फसल उगाए। तो बाकी जो किसान उगाते हैं जो और फसल जिस पर एमएसपी व्यवस्था नहीं है, तो उसकी खेती कैसे होगा? तो उसका एक तरह से शॉर्टेज हो जाएगा, और जो किसान वो खेती करता है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि उसको फसल उतना दाम तो मिलेगा नहीं। तो ये एक तरह से भेदभाव मूलक हो जाएगा कि जो किसान एमएसपी वाले फसलों की खेती कर रहा है उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है, जो किसान वो प्रोडक्ट की खेती कर रहा है जिस पर एमएसपी की व्यवस्था नहीं है तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो एक तरह से डेविएट है ना, मतलब भेदभाव है ये। ठीक है। एक पॉइंट ये भी बन जाता है, किसानों के साथ भेदभाव को बढ़ाता है। ठीक है। तो मूलतः ये 6 पॉइंट है। इसी 6 पॉइंट को आधार बनाकर एमएसपी की व्यवस्था पर सरकार तैयार नहीं हो पाती है, एमएसपी को लागू करने के लिए रेडी नहीं हो पाती है। क्योंकि उसको डाउट है कि अगर एमएसपी को हम लागू कर देंगे तो एक तो कानूनी बाध्यता हो जाएगा, हमको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, और अगर हम खरीद लेंगे तो उसको रख कहाँ पाएंगे? स्टोरेज व्यवस्था हमारा नहीं है। प्लस अगर हम उसको खरीद लिए तो ऑलरेडी महंगे दाम पर खरीद रहे हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच भी नहीं पाएंगे। ऑलरेडी जब इतना महंगा खरीदेंगे तो प्रोडक्ट का जो महंगाई है बाजार में वो भी बढ़ जाएगा। जो व्यापारी लोग हैं इतना महंगा सामान कैसे खरीदेगा? और कुछ किसान भी प्रभावित होगा जो एमएसपी वाले फसल की खेती नहीं कर रहा है, वो भी हतोत्साहित होगा। तो इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार एमएसपी पर अभी तक तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार की ये मुख्य रूप से मजबूरी है कि वो तैयार नहीं हो सकती। अभी लगातार किसान के साथ सरकार के साथ बातचीत चल रहा है। अभी देखते हैं किस तरह से वो बातचीत आगे बढ़ेगा और एक सहमति की बिंदु पर पहुंचेगा। लगातार बातचीत के जरिए ही इसको सुलझाया जा सकता है। बेहतर तो यही है कि जो कमेटी गठित किया गया था उस कमेटी के साथ लगातार किसानों के साथ बातचीत होती रहे, एक कॉमन पॉइंट्स पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाया जाए कि इस दिशा में हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा इशू को समझ लिए, सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन, किसान की मांगों को देख लिया, सरकार के पक्ष को देख लिया। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।